हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रिसर्च सेंटर। आज हम लोग जो ग्रेड अप का टेक्स्ट सेट होता है उसमें से जितने भी जीके होगा ठीक है, तो जीके 50 जीके इसमें और सारा 50 जीके हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जितना होगा वो सारा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन खोजते हैं कि हमारा कहाँ है पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नील आकार के बादल है जिनसे मूसलाधार वर्षा होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है क्यूमुलोनिम्बस जो है मूसलाधार बारिश होते हैं। तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? क्यूमुलोनिम्बस बादल एनविल या प्लम आकार के होते हैं, मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार है। इन बादलों में बिजली गिरना और गरजना आम होता है। वे पहाड़ के रूप में ऊर्ध्वाधर घने बादल होते हैं। क्यूमुलोनिम्बस बादलों को नमी एक अस्थिर वायु द्रव्यमान बनाने के लिए एक उठने की बल की आवश्यकता होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये रीजनिंग थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग क्या कहते हैं? कथन, भारत में महिलाओं का पुरुषों का अनुपात बहुत कम है। ये हमारा क्या दिया हुआ? कथन दिया हुआ। ठीक है, कथन हमारा क्या है कि भारत में महिलाओं का जो पुरुषों से अनुपात है ये बहुत कम है। इसका कार्रवाई दिया है। तो पहला कार्रवाई क्या है? यह प्राकृतिक का एक नियम है जिसके बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो ये तो गलत है। दूसरा क्या है? कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और अन्य भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ सरकार की नीतियों को ठीक से लागू किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है क्योंकि भारत में महिलाओं को की अपेक्षा पुरुषों का अनुपात कम है। ठीक है, पुरुषों से कम है। इसका मतलब इससे निष्कर्ष ये कार्रवाई ये होता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भ्रूण हत्या होता है वो होता है, दहेज प्रथा होता है, इन सभी को लेकर के जो महिलाओं की जनसंख्या होती है वो कम होता है। ठीक है, तो इस पे भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, अन्य भेदभावपूर्ण जो होता है, अगर उस पर सरकार कार्रवाई करे तो इसमें सुधार आ सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, जो कि ऑप्शन बी है, मतलब कि दूसरा। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा दूसरा प्रश्न जीके का। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट जो है किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में जो है रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट को लागू किया गया था। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होगा तो देख लेते हैं हम लोग। रेलवे प्रशासन के विरुद्ध मामलों का तेजी से समाधान करने के लिए 1987 में रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया गया था। यह अधिनियम रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल को रेलवे प्रशासन के विरुद्ध किसी जानवर या वस्तुओं के नुकसान, विनाश, क्षति, गिरावट या फिर गैर डिलीवरी जैसे मामलों की जांच करने और निर्धारित करने के लिए अधिकार की शक्ति प्रदान की गई। तो इसमें से सिंपल से याद रखना है कि रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1987 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। चलिए इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं, क्या दिया हुआ है। प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र महासभा में कनाडा द्वारा लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को औपचारिक रूप से एक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया। 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर 2012 को लड़कियों के उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हुए एक प्रस्ताव पारित करने के लिए मतदान दिया था। ठीक है, इसमें साफ क्वेश्चन निकल के आता है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर। ये तो आप लोग से निकल जाएगा माध्य। ठीक है, सभी को जो बढ़ते क्रम में सजा लेना और बीच में जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगर बीच में कोई नहीं आता, जैसे 8 है तो 8 का बीच में तो कोई नहीं आएगा, तो बीच का जो लास्ट 2 अंक रहेगा उसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा माध्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रोंकस या ब्रोंकी किस तंत्र का एक भाग है? तो ये श्वसन तंत्र का भाग होगा। ठीक है, ब्रोंकस या ब्रोंकी जो है किस तंत्र का भाग है?
तो श्वसन तंत्र का। सब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते दिया है कि नहीं। तो ब्रोंकस श्वसन तंत्र में एक मार्ग है जो फेफड़ों तथा वायु पहुंचाता है। ये श्वसन एपिथेलियम पर रेखित होते हैं। ब्रोंकाइटिस की परिभाषा ब्रोंकी की सूजन से दी जाती है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस की भाषा जो ब्रोंकी की सृजन से दी जाती है। तो ब्रोंक्स और ब्रोंकी क्या है? ये एक श्वसन तंत्र है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर चार धाम तीर्थ स्थानों का एक हिस्सा है जो भारत के किस राज्य में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में जो है जगन्नाथ मंदिर स्थित है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगर पार्टिकुलर जगह का नाम पूछेगा तो पूरी होगा। जगन्नाथ नाम जगतनाथ शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का भगवान। ठीक है, जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है? तो ब्रह्मांड का भगवान। अगला है, मंदिरों में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र के देवताओं की पूजा की जाती है। अगर आपसे पूछ दे कि जगन्नाथ मंदिर में जो होता है वो किसका पूजा किया जाता है, तो इसमें जगन्नाथ का किया जाता है, बलभद्र का और सुभद्रा का पूजा किया जाता है। इन देवताओं की मूर्तियाँ लकड़ी से बनाई गई है। पुरी की भगवान जगन्नाथ के लिए एक वार्षिक रथ का यात्रा या रथ समारोह का आयोजन होता है। अगर आपसे पूछ दे कि उड़ीसा रथ समारोह का आयोजन होता है तो उड़ीसा में यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थल है और चार धाम तीर्थस्थलों में से एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष, ठीक है, कब घोषणा की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो है प्रतिवर्ष पद्म पुरस्कार दिया जाता है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है कि जो पद्म पुरस्कार है 1954 से स्थापित किया गया था। पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित की जाती है। भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दी जाती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म पुरस्कारों को पद्म पुरस्कार समिति द्वारा दी की सिफारिश से सम्मानित किया जाता है। जहां तक इसे हर साल प्रधानमंत्री द्वारा गठित किया गया नामांकन प्रक्रिया जनता के लिए खुली है। यहाँ तक कि स्व नामांकन भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अमरावती किस नदी के तट पर स्थित है? तो अमरावती जो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी पे। अमरावती जो है कृष्णा नदी पे है। अमरावती कृष्णा नदी पे है, एक किस राज्य में? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए बनाई गई थी। जो अमरावती है वो आंध्र प्रदेश की एक राजधानी है। ये अमरावती शहर की आधारशिला जो है 22 अक्टूबर 2015 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के 13वें जो मुख्यमंत्री थे नारा चंद्रबाबू नायडू द्वारा रखा गया था। इसमें क्या करना है, सबका जो ए का मान है ना वो रख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। ये रीजनिंग भी आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बनाइएगा। ये अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड्स जो है प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा जो है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत अभियान के लिए दिया। आपसे पूछ सकता है कि ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड्स जो है किस भारतीय को मिला है? तो प्रधानमंत्री को। यह समारोह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, चौथी और सरदेशमुखी कर किसने पेश किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवाजी है जो है चौथ और सरदेशमुखी कर पेश किए थे। कुछ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है तो देख लेते हैं हम लोग। चौथ और सरदेशमुखी महान मराठा शासक शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान लाए गए थे।
चौथ मराठाओं को दिया जाने वाला भू राजस्व का 1/4 भाग था, जिसमें वे मराठा के छापों से बच सके। अगला है सरदेशमुख जो है सरदेशमुख कर है। महाराष्ट्र की उन भूमियों पर 10% अतिरिक्त कर जिस पर मराठा अपना वारिस होने का दावा करते हैं, लेकिन उन पे मुगल साम्राज्य का मिलान था। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल से याद रखना है कि चौथा सरदेशमुखी कर जो है वो किसके द्वारा लगाया जाता था? शिवाजी के द्वारा। ठीक है, तो ये एक मैथ जिसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा। इसका आंसर 75 मिनट्स आएगा। आप देख सकते हैं इसे बनाया गया है। अगर आपको सबका ये वीडियो चाहिए इन सब का, तो एक अलग वीडियो आता है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग क्या है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय। इस तरह का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है और आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संविधान में जिन निकायों का प्रावधान किया गया है उन्हें संवैधानिक निकाय कहा जाता है। भारत के संविधान के भाग 15 में, ठीक है 14 में, ठीक है, भारत के संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 प्रत्येक संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसका नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका ये क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किसने 2 मार्च 2021 को मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, 2 मार्च 2021 को मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी किए थे। अगला कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है, क्या देख लेते हैं हम लोग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2021 को समुद्री भारत शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। मैरीटाइम इंडिया समिट का दूसरा संस्करण 2 मार्च से 4 मार्च 2021 तक एक आभासी मंच का आयोजित किया था। अगला है, शिखर सम्मेलन आयोजन बंदरगाह, पोत परिवहन, जलमार्ग आदि द्वारा किया जाता है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के लिए डेनमार्क भागीदार देश था। पहली समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 14 से 16 अप्रैल 2016 तक महाराष्ट्र मुंबई में आयोजित किया गया था। तो मैरीटाइम इंडिया समिट का दूसरा संस्करण का उद्घाटन कौन किया था? तो नरेंद्र मोदी। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मैरीटाइम्स इंडिया, ये याद रखिए, मैरीटाइम्स इंडिया का दूसरा संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी। ये क्वेश्चन डांडिया नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन है उड़ीसा, सॉरी गुजरात से। ठीक है, जो डांडिया नृत्य है उसका संबंध किस राज्य से? तो गुजरात से। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। डांडिया गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, डांडिया जो है गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नवरात्रि उत्सव के एक विशेषता है। इस नृत्य के रूप में लकड़ी की छड़ें और खूबसूरती से सजाई जाने वाली उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। यह आमतौर पर समूहों में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, डांडिया जो है समूहों में प्रदर्शित किया जाता है। ये एक रीजनिंग जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? कुछ टोपियां कमीज है। ठीक है, तुम लोग यहाँ बनाते हैं, ये क्या है? टोपी। कुछ टोपी क्या है? कमीज है। कमीज हो गया। अब कुछ कमीज कोट है। कुछ कमीज कोट है। तो ये कुछ कमीज कोट यहाँ पे भी बन सकता है और ये यहाँ पे भी बन सकता है। ठीक है, तो ये और दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, ये तो यहाँ भी बन सकता है क्योंकि इसमें भी कुछ कमीज जो है वो कोट आ जा रहा है जिला, इसमें भी कुछ कमीज कोट आ जा रहा है। ठीक है, तो ये सवाल आगे क्या कहता है हमारा निष्कर्ष में? कोई भी कोट टोपी नहीं है। कोई भी कोट टोपी नहीं है। अगर हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है, कोई भी कोट टोपी नहीं है, तो क्या कोई भी कोट टोपी है? नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाता है कि कोई भी कोट जो है
टोपी नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल, ये कंफर्म तो नहीं है ना कि यहीं पे है, ये यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो कुछ टोपी कोट हो रहा है, इसका मतलब एक कुछ सही भी हो सकता है या तो गलत भी हो सकता है। तो हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते ये अभी सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। आगे क्या कहता है, कोई भी कोट कमीज नहीं है। कोई भी कोट जो है कमीज नहीं है, ये तो गलत है ना। ये जो कमीज है और ये कोट है, तो ये इस कंडीशन में भी अप्लाई हो रहा है और ये इस कंडीशन में भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ बोल ही दिया है कि कुछ कोट कमीज, कुछ कमीजें कोट है। तो ये हमारा आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, ये हमारा आंसर गलत है। आगे क्या कहता है, कुछ कोट टोपियाँ है। कुछ कोट टोपियाँ है। यहाँ क्या कहता है, कुछ भी कोट टोपी नहीं है, और यहाँ कहता है कुछ कोट टोपियाँ हैं। तो अगर हम ये कंडीशन में लेते हैं कुछ टोप और कोटी, तो जाहिर सी बात है कुछ टोप कोटी है, तो ये सही हो जाता है। अगर हम इसमें लेते हैं, ठीक है, ये कमीज और ये लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मतलब ये जो दोनों दिया हुआ है, 1 और 3 जो दिया है, वो एक बार नहीं बोल रहा है, एक बार हाँ बोल रहा है। तो यहाँ संभावना नहीं का भी बन रहा है और हाँ का बन रहा है। मतलब इन दोनों में से कोई तो एक सही है, या तो कुछ टोपी कोट नहीं है या तो कुछ कोट टोपी है। तो मतलब कि दोनों में से कोई एक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे दिया हुआ है निष्कर्ष 1 या तो 3, या तो निष्कर्ष 1 सही है या निष्कर्ष 3 सही है, दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। ये क्या अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा अरुण कुमार को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन का उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो अरुण कुमार को। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल के आया, जब मैं पढ़ रहा था इसे तो बहुत अच्छा लगा हमें ये क्वेश्चन। ठीक है, रेलवे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा कहीं पे। ठीक है, अगर बहुत जो सर्च मारते हैं नेट पे उन्हें पता होगा, अदरवाइज नहीं पता होगा बहुत से लोगों को कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का मुख्यालय पेरिस है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। टोरिकेली का नियम किससे संबंधित है? टोरिकेली का नियम जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव यांत्रिकी से। ठीक है, टोरिकेली का नियम जो है द्रव यांत्रिकी से संबंधित है। आखिर ये टोरिकेली नियम है क्या? तो चलिए हम लोग वो देख लेते हैं। तो टोरिकेली जो नियम है वो ये रहा, यह एक छेद, ठीक है, से गुजरने वाले तरल पदार्थ की ऊंचाई तथा द्रव्यमान के वेग के बीच का संबंध बताता है। ठीक है, ये देखिए सपोज दैट मान लीजिए ये टंकी है। ठीक है, ये गोला है या फिर टंकी है, जो भी आपको मानना, मान लीजिए यहाँ पे एक क्या है, छेद है, यहाँ से पानी निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें से क्या है, तरल बाधा ना, इसमें तरल भरा हुआ है। ठीक है, तो ये आखिर एक कुछ डिस्टेंस उस हाइट पे रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या रखा हुआ, हाइट पे रखा हुआ है। ठीक है, और जब यहाँ से पानी निकल रहा है तो इसका कुछ क्या होगा, स्पीड होगा, मतलब वेग होगा कुछ। ठीक है, कुछ वेग होगा। तो ऊंचाई तथा द्रव के वेग के बीच जो होता है ना, ये उसी के बीच संबंध बताता है टोरिकेली। ठीक है, तो गति आगे क्या है, गणितीय रूप से यह बताता है कि b = √2gh, जहाँ भी एक तरल गति है। ठीक है, भी जो है तरल पदार्थ की गति है और g गुरुत्वाकर्षण है। g क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, और h क्या है, हाइट है। तो अगला प्रश्न है, शिखर जी जो है जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है, वह किस राज्य में है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड में। ठीक है, झारखंड के पारसनाथ में जो है ये स्थित है। शिखर जी जो है जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है, जो कहाँ है, पारसनाथ में। देखिए शिखर जी तीर्थ स्थल भारत के पारसनाथ में स्थित है। निवारण कांड के अनुसार 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 को यहाँ मुक्ति मिली है। साइट को समद शिखर या फिर समस्त शिखर, एकाग्रता का शिखर भी कहा जाता है। यह झारखंड का सर्वोच्च शिखर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये रहा, एथलीट
किस फफूंदी के कारण होता है? जो एथलीट पैर रोग है वो किस फफूंदी के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टीनिया पेडिस। ठीक है, टीनिया पेडिस के कारण जो होता है क्या होता है? एथलीट पैर रोग होता है। एथलीट रोग टीनिया पेडिस के कारण होता है। यह एक फंगल संक्रमण है। यह पैरों की त्वचा को प्रभावित करता है। इस बीमारी के लक्षण पैर में खुजली, स्केलिंग, लाल हो जाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है नंद वंश का अंतिम शासक था? तो घनानंद जो था नंद वंश का अंतिम शासक था। सब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वर्मा के अनुसार घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। महापद्मनम नंद राजवंश के शासक थे। नंदों ने मगध क्षेत्र में शिशुनाग वंश को उखाड़ फेंका और उत्तरी भारत में एक बड़े हिस्से में अपना साम्राज्य कायम किया। तो सिर्फ सिंपल सा याद रखना है कि नंद वंश जो है, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, बस और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमे की त्वरित कार्रवाई के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 अनुच्छेद को। ठीक है, 21 अनुच्छेद को जो सर्वोच्च न्यायालय ने कि मुकदमों की त्वरित कार्रवाई के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। अगला है, कृष्णपट्टनम बंदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है? कृष्णपट्टनम, तो कृष्णा नदी कहाँ बहता है? आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, कृष्णपट्टनम बंदरगाह किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। लेबनान के प्रधानमंत्री ने लेबनान में विस्फोट के बाद इस्तीफा दे दिया, उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स उसका नाम है हसन दीप। हसन दीप जो थे वो लेबनान के प्रधानमंत्री थे, बट हुआ क्या कि वहाँ एक विस्फोट हुआ जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा, ये लेबनान की राजधानी बेरूत है। ठीक है, अब याद रखिएगा लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी बेरूत है। अगला है SCO। SCO का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर का ऑप्शन है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। ऐसा कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन देखिए, सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे देखना बहुत जरूरी होता था। कथन क्या कहता है? किसी व्यक्ति का महत्व केवल एक की स्थिति और धन के निर्भर नहीं होता है। इसका कहने का मतलब है किसी कोई व्यक्ति जो होता है उसका महत्व केवल एक की स्थिति और धन पर निर्भर नहीं होता है। तो बात सही है, किसी व्यक्ति का जो स्थिति और धन पर निर्भर उसका महत्व नहीं हो सकता, धन के अलावा भी उसका कुछ महत्व होता है। पहला ऑप्शन इसका उसमें अधिकांश लोगों का लक्ष्य केवल अधिक पैसा हासिल करना होता है। ये तो नहीं कह रहा ना कि पैसा कमाने की बात हो रहा है यहाँ पे तो कुछ और ही कह रहा है, बट यहाँ ऑप्शन में कुछ और ही दे रहा है निष्कर्ष में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्थिति और धन के अलावा कुछ कारक है जो किसी व्यक्ति के महत्व में योगदान देता है। ये सही बात है भाई, यहाँ पे यही बात तो कह रहा था कि किसी व्यक्ति का महत्व केवल एक स्थिति या धन पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए उसका पूरा अच्छा से निष्कर्ष यहाँ निकाल दिया कि स्थिति और धन के अलावा, ठीक है, कहने का मतलब वही है ना कि अलावा कुछ कारक है जो व्यक्ति के महत्व का योगदान करता है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? 2 है जो हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन तीसरा जो होगा वो सही होगा। ये अगला प्रश्न, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है 1600 ईस्वी में किया गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया? 1600 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा? हस्तांतरित चार्टर के माध्यम से किया गया। तो क्वेश्चन यही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम के हस्ताक्षर के बाद ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 16 ईस्वी में गठन किया गया। अगला प्रश्न है, बैंकिंग ऑफ रोड का उदाहरण है। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड जो है किसका उदाहरण है? तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल
जो है बैंकिंग ऑफ फ्रूट का उदाहरण है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। तो बैंकिंग ऑफ फ्रूट अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अभिकेंद्रीय बल वह बल होता है जो वस्तु के एक वृत्तीय पथ पर बनाए रखने में मदद करता है। जो हम लोग साइकिल चलाते हैं, गोल गोल घूमते हैं, वो अभिकेंद्रीय बल की वजह से ही हम लोग गोल गोल घूम पाते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है F=mv/r। F जो है अभिकेंद्रीय बल है, v एक समान गति है, m वस्तु का द्रव्यमान है और r जो है पथ की त्रिज्या है। आगे क्या कहता है कि अभिकेंद्रीय बल वह बल है जो वस्तु को केंद्र से दूर रखता है। मतलब केंद्र ये केंद्र यहाँ से दूर रखता है, वो इस पर गिरने नहीं देता, क्योंकि आप जब चलाते हो तो हल्का सा डाउन झुक जाते हो, ठीक है, केंद्र की ओर, लेकिन वो केंद्र से दूर रखता है। अगर दूर नहीं रखता तो आप केंद्र में चिपक जाते हैं या फिर गिर जाते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग है। ये रहा क्वेश्चन। सिंगल को मॉड्यूल या फिर डीमॉड्यूल करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो सिग्नल होता है इसको मॉड्यूल या फिर डीमॉड्यूल करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो मॉडेम, हम लोग जो कंप्यूटर में जो मॉडेम लगाते हैं, ठीक है, वो इस तरह से बना होता है। ठीक है, और हम लोग इसको CPU में लगाते हैं। ठीक है, तो ये मॉडेम होता है, या फिर लैपटॉप में भी लगा सकते हैं हम लोग इसे। तो ये मॉडेम का काम क्या होता है कि एक सिग्नल को ना मॉड्यूलेट करता है और डीमॉड्यूलेट भी करता है। मतलब सिग्नल जो है भेजता भी है और जो डाटा होता है उसे लेता भी है। देखिए मॉडेम जो है ना दो अलग अलग प्रकार के होता है। ठीक है, इंटरनेट मॉडेम और वायरलेस मॉडेम। तो आप सर्च मार के देख लीजिएगा दोनों का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड 26 मिनट का हो चुका है, ठीक है, तुम थोड़ा सा फास्ट करते हैं अब इसको। तो क्या कहते हैं, भारत की संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद, भारत के संविधान जो है निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य में आपात स्थिति की घोषणा करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो अनुच्छेद 356 के तहत जो होता है राष्ट्रपति राज्य में आपात स्थिति का घोषणा करता है। सब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 भारत के राष्ट्रपति को राज्य सरकार को निलंबित करने तथा देश में किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाने का शक्ति देता है। अनुच्छेद 356 यह प्रदान करता है कि यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने या संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के द्वारा नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी कर देती है। रीसेट रीजनल इंडियाज इकोनॉमिक्स लीगेसी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपके पास पेन है तो नोट डाउन कर लीजिए इसे। रीसेट रीजनल इंडियाज इकोनॉमिक्स लीगेसी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक है, अगला प्रश्न है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में एशिया प्रशांत देशों में भारत का स्थान कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 26वां स्थान है। ठीक है, जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में एशिया प्रशांत देशों में भारत की स्थान क्या है? 26वां स्थान पे है। अब प्रथम स्थान पे कौन है? तो सिंगापुर। सबसे ऊपर कौन है? सिंगापुर है। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के जो प्रावधान किस देश से लिया गया? आपको पता है कि राष्ट्रपति जो होता है संसद के दोनों, मतलब राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संयुक्त बैठक बुलाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो 108 के अनुच्छेद के तहत दोनों को बुलाता है। तो यह जो व्यवस्था है, प्रावधान है, वह किस देश के संसद से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यह लिया गया है कि जो संयुक्त बैठक होता है वो राष्ट्रपति बुला सकता है या फिर दोनों सदनों का संयुक्त बैठक हो सकता है। समवर्ती सूची व्यापार सूची होता है। आगे है भारत पर्व 2021 का आयोजन
किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। भारत पर्व 2021 का आयोजन जो है वो पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला है हल्दी घाटी पर्वत दर्रा श्रृंखला जो है कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरावली श्रृंखला। हल्दी घाटी पर्वत दर्रा जो है अरावली श्रृंखला में स्थित है। देखिए एक और रीजनिंग है। कथन क्या कहता है कि क्या भारत को एक बचा नीति अपनानी चाहिए? हाँ, यह भारत में बढ़ती आबादी को नियंत्रण करने में सहायक होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि भारत में जितनी जनसंख्या स्पीड में बढ़ रहा है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो एक बच्चा नीति जो अपनाई जा सकती है। लेकिन आगे क्या कहता है कि नहीं, यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि मानवाधिकार कहता है कि सभी व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार बच्चे पैदा करने की है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में हमारा जो मजबूत है तर्क जो है क्या है, दोनों कंडीशन में हमारा तर्क जो है वो मजबूत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है सही है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, 31 मिनट का हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। इसका पार्ट 2 आ जाएगा जिसमें बाकी बचा हुआ जो जीके है उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इसका पार्ट 2 देख सके। और बाकी जितने भी सेट प्रैक्टिस हम लोग करेंगे वो सारा का वीडियो जो बनाकर यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।